खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें भट्टी साहब, एक तो 9 रुकनी बेंच में समाअत सुओ मोटो नोटिस जो लिया गया, 2 जजेस साहब की जो एक उन्होंने जो पॉइंट आउट किया था, इलेक्शन करवाए जाएँ या ना करवाए जाएँ, मगर इसके साथ अजीब और तरह तरह की बहसें शुरू हो गई हैं। वो क्या है, इस सिलसिले में बात करेंगे। जेल भरो तहरीक जो PTI की है कितनी इफेक्टिव होगी, और एक लोग तो आ रहे हैं खान साहब के, कुछ नज़र आ रहा है। एक और ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट करते हुए मरीम साहबा ने कहा कि नून लीग ने सियासत में खिलाफियात का दामन छोड़ने का जो है अब जस्टिफिकेशन आ गई है। तो अखलाकियात कहाँ तक इस सियासत में मौजूद थी, मैं भट्टी साहब आपसे रहनुमाई चाहूँगा। साथ साथ IMF ने कहा कि शरह सूद मज़ीद 2% बढ़ा दी जाए। ज़ाहिर है जो मुल्क दिवालिया हो जाए, जहाँ इतने माशाल्लाह लायक लोग पे हुकूमत करते रहे हों, तो फिर उस रिस्क को कवर करने के लिए सूद बढ़ा दिया जाता है। कोई हैरत की बात नहीं है। बहरहाल भट्टी साहब, आ जाते हैं इलेक्शन के हवाले से। अब अजीब मबाइल हो गई हैं, असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ, सुओ मोटो ठीक लिया गया था, नहीं लिया गया था, बकौल फाजिल जज साहिबान की बुनियाद। तो यूँ लगता है कि जैसे द वेरी बेसिस ऑफ दी सुओ मोटो जो है उसको भी कॉल इन क्वेश्चन करने की बात हो रही है। क्या लगता है आपको, इसका क्या नतीजा निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा देखें, फ़ैसला क्या होगा इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो मौजूद अदलिया के जज साहिबान ने। एक तो वादे और आइनी तौर पे एक हकीकत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो ले सकते हैं, ये उनका इख्तियार है। दूसरा फैसला अब ये करना है कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजम है कि नहीं, आइन इसका पाबंद करता है। एतजाज़ एहसन साहब ने 50 दफ़ा क्लियर किया और तमाम आइनी माहिरीन ने। रिमार्क्स हमेशा अदालतों में हर वकला का अपनी राय होती है, जो मर्जी दे, जो सा मर्जी सवाल उठा ले। लेकिन मेरी नज़र में मैंने जितने आज इस प्रोग्राम से पहले कमो बेशतर 2 दर्जन के करीब आइनी माहिरीन से बात की है, जिनमें रिटायर्ड जज साहबान हैं, वो कह रहे हैं ऑप्शन ही कोई नहीं ना मासवा इलेक्शन में जाने की। हाँ, पार्टी को सुन सकते हैं, पहले बादियुल नज़र में ख्याल था कि 4-5 दिन में ये फैसला हो जाएगा। अब PDM ने किया है, क्योंकि बार कौंसल भी कह रही है कि जी मुझे एतराज़ है। हालांकि मैंने ये सुना है कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का एतराज़ है, ये कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में। कोई आर्मी चीफ, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं कर सकता ये ना बना, ये ना बना। तो मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन, आइन आपके पाकिस्तान का 1973 का कहता है, अगर असम्बलियाँ खुद तहलील की हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। यकीनन इसमें PDM की जमातों के जाएंगे वकला, अटारनी जनरल भी पेश होंगे, हुकूमत के भी जाएंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट का इस केस का सो मोटो लेने का मतलब है इलेक्शन में ही जाएंगे। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दे दी गई 109 में मुशावरत में, लेकिन उससे जज कोई भी रेफरेंस नहीं करता। तो इसका हल आइनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि इलेक्शन अप्रैल, जो सदर पाकिस्तान ने डेट दी है। जो 4 बेसिक सवाल थे ना कि इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है, डेट किसने देनी है, गवर्नर तहलील कर सकता है नहीं कर सकता, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 वादे हैं, तो उसमें इलेक्शन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। बढ़ के जितनी मर्जी सुल्तान रही मार ले। बड़ी साहब देखें ना, यहाँ पे बेसिकली डेमोक्रेसी करके ना बड़ी तस्बीह और मकवालियाँ भी करते हैं। सवाल ये है कि जिस तरह मैंने आज अभी जब हम आप और मैं बीपर भी दे रहे थे, भी एक पहली बात है ये ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी नहीं है। ओलिगार्की का मुराद ये है कि जिन लोगों के पास ज़राए पैदावार, माल, बेताशा हक हलाल का माल है, उनके हाथ में अब सियासी पावर भी है। तो जब सियासी पावर उनको होगी तो वो कानून को क्या खातिर में लाएंगे? जिन लोगों का जन्म जो है आर्टिकल 6 की वायलेशन से हुआ है, आपने आतें डाली हुई हैं, वो डराएंगे भी, आपको बताएंगे कि जी ये बेंच में बैठेगा। ये कभी हुआ था कि अफाजिल सुप्रीम कोर्ट को बाहर बैठ के लोग कहें, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इस बेंच से निकाल दो, इसको रखो, जो हमें पसंद है वो रखो। मुराद क्या है, वो जो हम चाहते हैं वो करो। तो अब पीछे रह की गया साढ़े पल्ले। देखें काजी साहब, किसी भी वतन अजीज़ में पूरी हुकूमत आइनी माहिरीन के मुताबिक गैर आइनी इक़दाम कर रही है। 90 दिन में इलेक्शन 1 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। अब कोई भी जज साहबान मेरी नज़र में, बादियुल नज़र में, ये नहीं लिख सकते कि 90 दिन में आइन नहीं है कि इलेक्शन ना कराएं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, इन्हें आदतें गलत डाल दी गई हैं। इन्हें जस्टिस कयूम नहीं मिला, रफ़ीक तारड़ इस दुनिया में नहीं है जो बैग लेके जाए और फैसले चेंज करा दे। ये बात मेरा भी कभी, ये न्यू नॉर्मल है, ये पाकिस्तान में नॉर्मल एक्टिविटी है। आप और मैं बैठे थे,
मैं बैठे थे और 3 बंदे LDA से आए थे, याद है, बेचारों का नाम भी हम नहीं ले सकते, वो क्या बता रहे थे। कई सब देखें, वो सेल फारग हो गया, खेल खत्म कर छड़िया तुसी आप रल मिल। मेरे ख्याल में तो कादी साहब 9 जज साहिबान का फैसला जो भी आता है उस पर इम्प्लीमेंट होगा और आईनी माहिरीन के मुताबिक। हाँ, एक बात है, उसकी सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए। कुछ लोग बुखलाए हुए हैं, खबरें ये हैं कि बाहर एहतजाज का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है, बाद बातें ये की जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथे में तो कोई जरूरत नहीं कर सकता। हाँ, उसकी सिक्योरिटी सख्त कर देनी चाहिए, क्योंकि माजी बताता है इस हुकूमत का, इम्पोर्टेड हुकूमत का, नून लीग का, इन्हीं के दौर में गालिबन सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था। अच्छा, कोई हमला भी हुआ था भट्टी साहब सुप्रीम कोर्ट पर? अच्छा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत थी, गालिबन सज्जाद नानों का क्या जिक्र था? नान वो क्या बताते होते हैं? वो बेचारे उन्हें पैसे पूसे दे के भेजे थे किराए के लोग, तो जैसे आजकल सरकारी अफसर भी किराए का काम करें। आज भी देखे ना, मरियम नवाज साहबा जाती हैं सरगोदा, तो एक सरकारी इमारत खाली करा ली जाती है, वो अदालत में जाते हैं। वो आपको पता है, इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला वो मुंशी बन के ऐसे लगता हुआ कि मरीम साहब के आगे पीछे हो रहा है। तो यार, आप जमहूरियत को बदनाम कर रहे हो। कादी साहब, ये जो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, याद रख लें, ये नामुमकिन है कि हुकूमत की जिद अना इस पर भारी हो जाए। अगर मुल्क के 9 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हो तो ये मुल्क नहीं रह सकता। मैं तो फिर आपकी बात ये कहूँगा ना, तो सज्जाद अली शाह साहब जैसे एक मज़ो इंसान को, और इतने बड़े मेरे अहदे पर हम एहतराम करते हैं, बाग की जान बचाई थी उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता किसी का प्लान है, मैं किसी की इंटेंशन के बारे, मैं तारीख का एक वाक़या इन आइसोलेशन कोट कर रहा हूँ। नहीं, ये काई साहब हिस्ट्री है, इसको मैं और आप भूल नहीं सकते। मेरे और ना कहने से हमला तो हुआ जस्टिस कयूम की शहबाज शरीफ के साथ भाजी कहते हैं बेनज़ीर को सजा दो, इस हिस्ट्री को कोई इनकार कर सकता है? काई साहब, हमारे साथ शुएब शहीन साहब नहायत ऑनरेबल काबिल एहतराम हैं। शुएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा, गुजारिश ये है कि सर आप समेत तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना आइन में है, आप इसमें रहनुमाई फरमाएं। और दूसरा, जो आप सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ उस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, देखिए, पहली बात तो यह है कि 90 दिन की बात तो आइन के अंदर लिखी हुई है। आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, सब आर्टिकल 2 उसमें लिखा हुआ है कि असम्बली रिजॉल्व होगी तो 90 डेज में इलेक्शन होगा, और यही बात इलेक्शन एक्ट में भी लिखी हुई है, यही बात आर्टिकल 105 में भी लिखी हुई है। इसमें तो कोई दूसरा इबहाम नहीं है, कोई राय नहीं है, कुछ नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे PDM इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंटरम सेटअप्स और हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलके कोई हीले बहाने कर रहे थे कि जनाब किसी ना किसी जरिए और तरीक़े से इस इलेक्शन को हम मुलतवी करा दें, और कोई एक बहाना, कोई दूसरा बहाना, कोई तीसरा बहाना। और इसलिए हमने 10 दिन 15 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना के, बाकी भी सबको पार्टी बना के कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1 हमने फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से। और इस दौरान सुओ मोटो का ऑर्डर भी हुआ, इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, और इस दौरान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑर्डर कर दिया 57(1) के तहत अब इलेक्शन एक्ट 2017। अब देखें, इसमें कोई इबहाम, दूसरी राय तो है नहीं कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होना, लेकिन सिर्फ एक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है कि पहली तो ये तय किया है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये आइन का तकाजा है। आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के लिए ये उन्होंने कहा है कि इसकी तशरीह करनी ज़रूरी है। दूसरी जो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि क्या ये अख्तियार कौन इस्तेमाल कर सकता है, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन या सदर पाकिस्तान। अब इन हालात में कौन अख्तियार इस्तेमाल करेगा, सिर्फ इसकी डिटर्मिनेशन होना बाकी है। जब ये डिटर्मिन हो जाएगा, जो कि डे टू डे हेयरिंग होगी, कल भी हेयरिंग होगी और अगले हफ्ते भी डे टू डे हेयरिंग होगी, और मेरा ख्याल है कि ये जल्दी इसका फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि टाइम बाउंड केस है। ऑलरेडी 40 दिन गुजर चुके हैं और 50 दिन सिर्फ बाकी हैं, और इसमें कोई डिले, कोई तातुल, कोई मामला वो कयास की तरफ लेके जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी की तरफ लेके जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बना के इस मसले को फॉर ऑल द टाइम टू कम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मेरा ख्याल है ये रिजॉल्व हो जाएगा, और इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी या कयास या अनसर्टेनिटी की जो कैफियत मुल्क में पैदा है, हो रही है या की जा रही है, बल्कि मैं कहूँगा हो नहीं रही, की जा रही है, तो वो सारा उसका इख्तिताम हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, ये भी एक रहनुमाई फरमाए, मुस्लिम लीग नून ने नहायत काबिल एहतराम 2 जज साहिबान पर एतराज़ किया। क्या कोई पार्टी जिसने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हो
वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेशन दे सकते हैं कि ये जज शामिल हो, ये शामिल ना हो? इसमें आप रहनुमाई फरमाइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि राइटिंग में तो आज एतराज़ नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हमने सुना है उन्होंने एतराज़ किया है। अब उनको भी नोटिस है, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को, अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को नोटिस है, वो आएंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी ये अख्तियार दिया जा सकता है, मुस्लिम लीग नून जिसने माजी में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया या जिसने ना किया हो, वो तौबा ताइब भी तो हो सकते हैं ना, लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स अभी तक जारी हैं। मैं समझता हूँ कि उनको ये नहीं करना चाहिए। देखें, यही बेंच था जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया, और इनकी जो आज ये हुकूमत बैठे हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की मरहून मिन्नत है। मतलब वरना तो असम्बलियां डिसॉल्व हो गई थी, अब तक इलेक्शन होकर नई गवर्नमेंट आ चुकी होती। ये उनकी ही जजमेंट की मरहून मिन्नत है, लेकिन चूंकि इनके हक में फैसला आया था, इन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने, PTM ने, तमाम जमातों ने उनके नाम ले लेके उनकी तारीफें की थी। अब जब दोस्त मोहम्मद मजारी वाली रूलिंग आई, तो उसके बाद उन्होंने इदारों को और स्पेशली जुडिशरी पे अटैक करने शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि इनको अपनी रवैश तब्दील करनी चाहिए, इनको अपने आप को ठीक करना चाहिए, इसलिए कि देखें, आइन की तशरीह का हक सुप्रीम कोर्ट को हासिल है और आइन उन्होंने तशरीह करनी है। वो एक कामा भी आइन के अंदर तब्दील नहीं कर सकते, ना आइन कमेंट कर सकते हैं। उन्होंने जो आइन की तशरीह करनी है वो तमाम के लिए बाइंडिंग होगी। आप कासिम सूरी वाले केस का फैसला देखें ना, उसमें उन्होंने डेट खुद दे के कहा था कि फलां तारीख तक रात 12 बजे तक विदाउट इंटरवेंशन, और कोई इसको एडजन भी नहीं करेगा, और रात को 12 बजे अदालतें भी खुल गई थी। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए पहले भी काम किया है, और ये बेंच माशाल्लाह आइन की बालादस्ती के लिए आइंदा भी काम करेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट हो या हम बार एसोसिएशन हो, हमारा कोई काम नहीं है सिवाय इस बात के कि हम कहें कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। और आइन जब कहता है 90 डेज के इलेक्शन, तो इट मीन्स 90 डेज, ये 91 डेज भी नहीं हो सकते। और ये कहना, कोई हिला बहाना करना, कभी IG आता है, कभी चीफ सेक्रेटरी आता है, कभी कोई गवर्नर्स आते हैं, कभी PTM के लोग आते हैं, कभी वजारत खजाना पैसे ना देने का बहाना करता है, ये सब हीले बहाने हैं, इनका आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। फिर तो 90 डेज जो ज़ियाउल हक ने दिए थे और 9 साल या 11 साल के लिए इलेक्शन नहीं कराए भी तो लूडे लंगड़े किस्म के गैर जमाती, तो फिर उनमें और आज के इस आइन में क्या फ़र्क है? फिर जो हमने कुर्बानियाँ दी थी इस आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, वो तो फिर हमने किस लिए दी थी? आपको याद होगा कि इस तब्दीली के बाद आर्टिकल 6 में भी तब्दीली आई है कि कोई भी आइन की मुअत्तली करेगा या उसको एब्रोगेट करेगा या उसमें मुआवन साबित होगा, तो उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगेगा, और कोई भी जज मार्शल लॉ को या किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को वैलिडेट नहीं करेगा। उसके बाद ये तब्दीली आई थी 18th अमेंडमेंट के जरिए। मैं समझता हूँ कि इस आइन के होते हुए किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए तो आइन के खिलाफ बात भी करे। तो मुझे तो अफसोस होता है हमारे मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहिबान का कि जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइजिंग टेक्निक इस्तेमाल करके अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, और इस पे तो नोटिस होना चाहिए, कंटेम्प्ट नोटिस, जिस तरह माजी में भी होते रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये आइन की बालादस्ती के लिए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कसम उठाई हुई है, लिहाजा वो अपनी ओथ का पास करते वक्त उन्होंने आइन की के मुताबिक फैसले देने हैं, आइन की तशरीह करनी है, इसलिए उनके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं है, ना ही उन पर कोई तनकीद की जा सकती है। और अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये देखें, एक तस्सुर ये भी है और मुझे लगता है ये बड़ा करीने हकीकत है कि आपकी रियासत हो या आपकी डेमोक्रेसी हो या आपकी सियासत हो, ये फैमिली स्पेसिफिक हो गई हैं। कुछ प्रोफेशनल सियासतदान या फैमिली का प्रोफेशन सियासत हो गया है। एक तरफ वो कारोबार धंधा, उनका फैक्ट्रियाँ और 7 असम्बलियों पर भी कब्जा। अब जो है बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है कि बाहर बैठ के कहते हैं जी हमें तो ये बेंच चाहिए, और बार काउंसिल भी यही कहती हैं, ये और साफी भी यही कहते हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो बड़े मालियाती मफादात थे, क्या इस माल की सराहियत हमारी इन सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक बॉडीज़ में अब इतनी है कि अब सारी डेमोक्रेसी और सारी लड़ाई एक ख़ानदान या दूसरे ख़ानदान के हक़ में लड़ी जाएगी, या एक ख़ानदान या दूसरे ख़ानदान के हक़ में जो आइन है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा? ये तसव्वुर पुख्ता हो रहा है। डू यू बाय दिस?
देखिए, पहली बात तो यह है कि बदकिस्मती है कि सियासी जमातें जमहूरी रिवायात को बरकरार नहीं रखती। सियासी जमातें एक लिहाज से माजरत के साथ मैं कहूँगा एक माफिया का रूप धार चुकी हैं। उनके यहाँ सिर्फ वफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और नाम दिया जाता है जमहूरियत का। जमहूरियत के ये तकाज़े नहीं होते। वहाँ सिवाय सियासी वरासत के, यानी ये तो कारोबार या प्रॉपर्टी या जायदाद तो इनहेरिटेंस में जाती है। अब इनहेरिटेंस में वसीयत के ज़रिए या किसी और ज़रिए से अब लीडरशिप भी डेवलप होकर आगे जा रही है। दूसरी तीसरी नस्लें अब इसमें आ रही हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। असल मसला ये है कि पाकिस्तान जब से बना, देखें, कायद आज़म को एम्बुलेंस ख़राब करके इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, लियाकत अली खान का मर्डर हो गया। इस दौरान जो है हमारा जो जागीरदार लैंडलॉर्ड तबका था, एस्टेब्लिशमेंट्स को साथ मिला के ब्यूरोक्रेसी ने इसको एलीट कैप्चर कर लिया और पाकिस्तान पे काबिज हो गए। उन्होंने डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। 56 में एक आइन बना, उसको 6 महीने के अंदर अंदर मुअत्तल करके ख़त्म कर दिया गया। मार्शल लॉ लग गया, उसके साथ चलते चलते हम आधा पाकिस्तान गंवा बैठे। फिर 73 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर के जरिए एलिमिनेट किया गया और उसके बाद आप आगे आए चलते चलते अब ये एक ट्राइका बन गई है। या आप लैंडलॉर्ड और सरमायाकार, एक तरफ उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज भी बना ली है, दूसरी तरफ सिविल ब्यूरोक्रेसी और तीसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने इन दोनों के ऊपर अपने आप को हावी कर लिया। अब इनका जो ट्राइका है, इन्होंने मिलके इस मुल्क को एलीट कैप्चर किया हुआ है, यानी एलीट्स का, इशराफिया का इसके ऊपर कब्जा है। आम आदमी, गरीब आदमी कोई अगर आवाज उठाएगा उसकी कोई नहीं सुनता। ना यहाँ कोई स्टेट मशीनरी है, ना यहाँ किसी के ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन है, सिर्फ कागजों में मिलता है, एक्चुअली नहीं है। और जस्टिस सिस्टम जो है हमारा इतना यानी इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते हैं और जिसकी वो शराब पकड़ते हैं, वो ठीक एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आती है कि वो शहद है। यानी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को मशकूक कर दिया जाता है तो फिर बाकी कौन बचेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा निज़ाम जो हमने बना रखा है, ये जमहूरी और सियासी ताकतों ने अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी की बजाय और डेमोक्रेसी की बजाय उन्होंने सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रखा है और माफिया ने अब हर चीज़ को कैप्चर कर लिया है। खा कोई भी इदारा हो, उसमें आप इंडिपेंडेंस नहीं रही, ब्यूरोक्रेसी हो, खा कोई भी इदारा हो, वहाँ सिवाय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के और कुछ नहीं है। अच्छा शोएब साहब, जरा ये रहनुमाई फरमाएं, आज कुछ हुकूमती शख्सियात कह रहे थे कि अदालत का काम नहीं है ये कराना, हमारे पास वसाइल नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट हुक्म फरमा दे तो जैसे इलेक्शन कराओ, तो अगर ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो इस पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? हुकूमत तो बादी नज़र में इलेक्शन कराते नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडर आर्टिकल 189, 190 तमाम इदारे मानने और उसको एड करने और उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। मुझे ये बताएं कि कासिम सूरी वाली जब जजमेंट आई कितनी देर लगी? सेम डे या 2 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ सेटअप चेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अगर किसी ने नहीं मानना तो फिर क्यास और बनाना रिपब्लिक क्या होती है? वो यही होती है ना। कौन है जो जुर्रत करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेगा? जो नहीं मानेगा वो रहेगा ही नहीं, उसके खिलाफ तो इन्हें अदालत भी होगी और वो जेल भी जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी में ये जुर्रत होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई ये कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, मुझे वक्त की कमी है अब, लेकिन बहुत आपने खूबसूरती से चीज़ों पर रोशनी डाली। साहब, एक ब्रेक पे जा रहा हूँ ये कहते हुए कि हमें जमहूरियत दें, अलकपूनियत ना दें प्लीज़, अगर इस मुल्क को बचाना है तो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, पीसफुल प्रोटेस्ट तो हर शहरी का हक है और अब उसका आप हशर 25 मई वाला करते हैं या नहीं करते, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन जेल भरो तहरीक के बाद अभी मैं देख रहा था कि ज़्यादा रिएक्शन क्या KPK में आ रहा है। लाहौर में भी खासे कंसिडरेबल लोग थे, कल हमें शहजाद भट्ट साहब ने बताया। तो अगर ये चीज़ बढ़ती है, क्योंकि आवाम का प्रेशर और महंगाई का प्रेशर भी आ रहा है, तो ये हेडेक तो शुरू हो जाएगी, ये सरदर्दी तो होगी गवर्नमेंट। काजी साहब, हुकूमत बादी नज़र में होश हवास खो बैठी है, पागलपन की हद तक। मेरी आज जेल के एक अफसर से बात हो रही थी, मैं क्या सुनाए, कहता यार निगरान हुकूमत ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। असद उमर को, एक आपको सरकारी अफसर क्या कहता है यार कि इन्हें टॉर्चर करो,
और उस आपको पता है असद एक को रहीम यार खां, असद उमर को अटक, किसी को राजनपुर, उन जेलों में भेज दिया। और वो जेलों की जिस गाड़ियों में भेजा है उसमें एक आदमी का बैठना मुमकिन ही नहीं। अब पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुसन है, इसने उस हुसन को दागदार कर रहे हैं। भाई वो टेररिस्ट है, वो खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मन है। आपके कैंप जेल में ऑलरेडी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा, आप 10 बंदे सिर्फ उन्हें टॉर्चर देने के लिए जेल वैन में तजलील करके अटक राजनपुर रहीम यार हाँ मियाँ वाली भिजवा रहे हो। यार कुछ तो जमहूरियत की बकार रहने दो। अंदर अभी तक ज़ियाउल हक नहीं मर रहा, जैसे उसने भट्टो को फांसी लगाई थी कि मुखालफिन को रास्ते से ही हटा दो। अच्छा, लेकिन भट्ट साहब ये आज की फुटेज है, ये जो मैं आप इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि जेल में कह रहे हैं कि जी हमें भी अंदर। तो ये अगर ट्रेंड बढ़ता है यार, खान साहब ऐसे बज़ाहिर लगता है कि कोई एम ही फैसला कर लेते हैं, लेकिन वो फैसला अल्टीमेटली लगता है उनके फ़ायदे में ही जा रहा है। काजी साहब ये पेशावर के मनाज़र हैं जो आपने फरमाया। मैंने नून लीग इस वक्त एक मिनिस्टर है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए हुए थे, उसने एक पुलिस अफसर को कहा मेरे घर रेड करके रात को मुझे उठा लेना, हमारे पास बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे। आजकल एक वजीर है, वजीर डिफेंस रेड हुई, चंद झंडे भी पकड़े गए। तो ये मैंने दुनिया को, वजीर इस गवर्नमेंट में या पिछली इस हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में वजीर है, डिफेंस हमारे दोस्त को उसने फोन किया मेरे घर रेड करो, हमारे पास बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे। ये तब की बात है जब खान साहब की हुकूमत थी? नहीं, जब नवाज शरीफ सब मुल्क से बाहर थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने बड़े पैसे भेजे ने कि करो एहतजाज, लेकिन बंदे ही नहीं आ रहे। अब ये देखे लोग जेल से भागते, इधर सैकड़ों की तादाद में पागलों की तरह जेल में आवाम जा रहे हैं। इस जज्बे को आप नहीं ख़त्म कर सकते। आप इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ करें, लेकिन उसकी मकबूलियत में जिस तरह लोगों का जेल में जाने पे इन हालात में है, तो ये अब समझे अगर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ज़मान पार्क शहबाज शरीफ जाएँ, आसफ अली जरदारी जाएँ, तो कहें खान साहब माफ़ी चाहते हैं, सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, हमें एनआरओ दे दे, वो दे ना दे उसकी मर्जी। इस तरह जमहूरियत को बदनाम ना करें। एक जेल का खौफ होता है आम शहरी पर जहाँ ज़िंदगी का। आपने कातलाना हमला हो गया, इमरान खान फिर खौफज़दा नहीं हुए, जेल का ख़त्म हुआ। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी सीनियर क़यादत जा रही है, असद उमर जा रहे हैं, आदम सवाती, उमर सरफराज चीमा, उधर परवेज़ खटक, वुज़रा। अब मुझे बताएं इस अवामी मूवमेंट को 20 करोड़ अवाम को कैसे काजी साहब ये दुबा लेंगे ताकत से? भट्टी साहब मैं तो एक ये कहता हूँ कि ज़ाहिर है कि आप जो कोड है, जो कानून है, उसके तहत उनको ट्रीट करें। हमारी जेलों में जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें अंदाज़ा ही है, मगर सवाल ये है कि ऊपर से एक मैशत का अजाब टूट पड़ा है लोगों पर। तो ये आपको लगता है कि ये मूवमेंट जो है जिससे ये गेन करेगी, एक स्पीड इसकी बढ़ेगी, या ये कोई इफ़ेक्टिव होगी? काजी साहब जो आप हमेशा कहते हैं ना, असल माशी तबाही है जो 20 करोड़ अवाम इन हुक्मरानों की ज़िंदगी जीने नहीं देगी। जिस तरह आप बुनियादी हुकूकों से उन्हें महरूम कर रहे हैं। इस महीने जो बिजली के बिल आए हैं, अच्छे लोगों की चीखें निकल आई हैं। लोग कह रहे हैं हमारी तनख्वाह से ज़्यादा बिल आ गया है। कोई कह रहा है मैं घी लेने गया था इतनी है, आटा लेने जाता हूँ अगले दिन ये कीमत है। मतलब वो चीज़ जिससे आप पेट की भूख मिटाते हैं, वो भूख नहीं ख़त्म हो रही कायसा। वो पैसे नहीं है, 2 बच्चे खाते हैं, 2 भूखे रहते हैं। उन लोगों के पास जाएं, एक सर्वे करें जिनकी 25, 30, 40 हज़ार तनख्वाह और उसके 4 बच्चे हैं, 12-13 हज़ार मकान का किराया, 10 हज़ार बिजली का बिल, 5 हज़ार सुई गैस का बिल। मुझे बताएं वो खुदकशी करने के लिए नीला तोता नहीं खरीद सकता। लेकिन उसका हल हमें हमारे मज़ीज़ दोस्त जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने क्या दे रहे हैं, ज़रा वो देखें। इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए जो आइन में दर्ज है। इलेक्शन जो है वो तमाम असेंबलियों के इकट्ठे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। बाज साहिबान ऐसे हैं जिनका एक माजी है कि उन्होंने मॉनिटर जज बन के इस बात को मैनेज किया कि मियां नवाज शरीफ को एक झूठे केस में जो है वो सजा दी जाए। काजी साहब, मरियम साहिबा मुस्कुरा रही थी। राना सनाउल्लाह साहब, मैं इनकी सियासी स्ट्रगल को मानती हूँ। यार अपने आप को एक मुंशी बना लिया आपने, एक खातून का काबिल एहतराम है मरियम नवाज साहब, आपको ये जेब देता है। लेकिन राना साहब भी ये लफ्ज़ नहीं कह सके
कि 2 सूबों में आइन कहता है इलेक्शन नहीं करा सकते। इसका मतलब है राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला तस्लीम कर रहा है कि उनकी हुकूमत गैर आइनी काम कर रही है। और भाई ये बताओ ना, क्या जो असम्बलियाँ तहरीर हुई आइन उसके बारे में क्या कहता है? 9वें दिन में इलेक्शन कराने या नहीं कराने? अगर कहता है नहीं कराने तो फिर आप ठीक है। तो केयर टेकर का ये केयर टेकर है पंजाब में। कादी साहब खुदा का वास्ता गैर। अच्छा भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब वज़ीर दाखिला एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, तो क्या वो अवाम को, क्योंकि हमारे रहनुमा हैं, लीडर हैं, हमारे कायदे अवाम हैं राना साहब, तो क्या हम ये समझें कि वो हमें ये बावर करवा रहे हैं कि हमें अब इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों को का ईमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उठा दिया जाए? ये इसका क्या मतलब है? कादी साहब, इसी राना सनाउल्लाह को अदालतों ने बेल दी, इसी राना सनाउल्लाह साहब को, लीडर को अदालतों ने बाहर जाने दिया। राना सनाउल्लाह साहब समझते हैं कि जैसे पुलिस इनके मुतहद है ना, कादी सईद ते अगवा का पर्चा दे दो, इतने दहशतगर्दी का दे दो, इतने बगावत दे दो। अदलिया का एक मुकाम है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं। वो इस किस्म के सुल्तान राही के डायलॉग से या मदर शाह के डायलॉग से खौफजदा नहीं होते। कादी साहब, उन पर एक आइन की पासदारी का हलफ लिया उन जज साहबान ने। वो वक्त गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में गुंडे भेजो मुबैना और वो कातलाना हमला कर दे सुप्रीम कोर्ट पर। अब कादी साहब, इन्हें भी समझ जाना चाहिए ये 70 और 80 की दहाई नहीं रही, अब हालात चेंज हो गए हैं। मन मानिए ना करें, हाँ। आइन के मुताबिक चलें। अच्छा, आज एक ट्वीट कोई मदर गिलानी साहब हैं, सिर्फ मैं गुस्साही माफ, आइन में ये तो नहीं लिखा कि वज़ीर दाखिला को, जिन पर उनकी जमात के शेर अली साहब ने जो नवाज शरीफ के दीदा कहा हो कि इसके पास उजरती कातल है और सानिया माल्टो उनके मेन मुल्ज़म भी हो, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात मिले। ऐसी आपने तो कोई चीज़ नहीं सुनी, आप तो आइनी आदमी है। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, मैं तो जो उनसे सुना है मैं वही आपकी खिदमत में तो अर्ज़ फिर करूं। वो ये नहीं हो सकता कि एक वज़ीर दाखिला को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकती। ये अल्लाह ताला ने जिसे चीफ जस्टिस बनाया देखिए, उसी के अगर पास स्टेट पावर है। ऑर्गन जो है इन दी एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब ना आए, मेरी अर्ज़ भट्टी साहब मेरी अर्ज़ सुने, क्या हुआ था जब फ़ोन किया था और उन्हें इतला दी थी, क्या नाम था चीफ जस्टिस साहब जिनकी, सज्जाद अली शाह गालबन, तो रियासत उस वक्त के रियासती इदारों में से कोई भी उनके हुक्म के मुताबिक नहीं आया था और उन्हें भाग के जान। ये हमारा एक शानदार एक सितारे की तरह चमकता हुआ वाक़या हमारी तारीख में रहेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। इखलाकियात ये दागदार रहेगा, दागदार रहेगा, इसे अच्छे लफ्जों से नहीं याद किया जाएगा। मावरे आइन कोई भी काम हुआ, ये भी तो हो सकता है एक धब्बा है, ये भी तो हो सकता है कि किसी की अना, ईगो और उसकी बढ़ावे देने के लिए ये वाक़या वो दिल में याद रखते हो, किसी बड़ा काम किया सी। अना और ईगो को अभी आइन पे तरजीह दे रहे हैं, लेकिन वो नाकाम होंगे। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट के 9 नुकरी भाई साहब, पता नहीं है इन गुनाहगार आंखों ने क्या देखना है। वतन अजीज़, अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नून लीग में एक ट्वीट कोई मदर गिलानी साहब ने की है, जिसका मुख्तसर तर्जमा ये है कि लिखी तो उर्दू में है कि मुस्लिम लीग ने हमेशा अखलाक का दामन जो है वो नहीं छोड़ा, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इसे अखलाक का दामन जो है छोड़ना पड़ेगा। और मरीम साहबा ने इसको रीट्वीट किया कि आई कांट एग्री मोर, कि इससे ज़्यादा हकीकत के करीब कोई नहीं हो सकता। बट साहब, ये अखलाक जो है ये कोई जड़ी बूटी है, ये कहाँ मिलती है और ये है कहाँ पे इस मुल्क की सियासत में? हाँ, वहाँ से अखलाकियात तो नहीं शुरू होती जहाँ बेनज़ीर साहब की गंदी डॉक्टर जो तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी। अखलाकियात का दर्स अगर नून लीग देती है तो गालबन क्या इन्होंने इसकी क्लासें ज़ियाउल हक से ली थी, गैर जमाती इलेक्शन करा के लिए थे, शहीद बेनज़ीर भट्टो के बारे में गलीज पम्फलेट तकसीम करके दिए थे? क्या आसफ अली जरदारी की ज़बान काटना अखलाकियत था? क्या ज़ियाउल मुशर्रफ से डील करके सऊदी अरब जाना ये अखलाकियात है? क्या इंतकामी कार्रवाई है? क्या सहाफ़ियों को अगवा कराना, झूठे पर्चे कराना ये अखलाकियत है? अगर ये अखलाकियत है तो इस नई नस्ल पे मेहरबानी करें। मैं यही पूछना चाह रहा था कि हमारा इससे तारुफ तो करवा दें, ये कब आई हमारी सियासत में और कहाँ पर हम भी देख लें, हमारी आंखें भी ठंडी हो जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बट साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आखिरी सेगमेंट है और मेरे ख्याल में ये
बड़ी अहम सेगमेंट है, और वो है कि IMF ने कहा कि शरह सूद मज़ीद बढ़ाएंगे तो फिर आपको 4% देंगे। इसके बाद क्या है कि बिजली के यूनिट को फ़ी यूनिट 14 रुपये महंगा किया जा रहा है जी। 14 रुपये बिजली की अभी 44 का आप देते हैं इधर जो मॉडल टाउन में आप रहते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क, कहाँ से हमें इंडस्ट्री। अच्छा, अच्छी खबर क्या है कि IMF को आगाह कर दिया है कि चीन ने हमें $70 करोड़ मिल रहे हैं। तो ये भी एक कर्ज़ा है, ये भी हमें माशाल्लाह कोई एड या इमदाद नहीं मिली। लेकिन बड़ी साहब जो ख़बरें मैशत के माद से आ रही हैं वो नहीं है। एक मैं आपको ज़रा शॉर्ट सुनवा लूँ, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। आम आदमी जो पहले ही महंगाई के बोझ तले है, उसको हम किसी हद तक बचा सकें। मजीद महंगाई होगी। अच्छा, अभी मज़ीद महंगाई होगी, ये भी खुशखबरी हम आपको सुना रहे हैं, और अगर आप अब ना भी बताएं तो हमें पता है ये होगी। लेकिन ये है भट्टी साहब कि ये तो एक पहली बात तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी बुरी तरह हिट हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद भी हो रही हैं, और उसके बाद महंगाई भी होगी, आमदनी लोगों की कम हो जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आम आदमी, दूसरी तरफ मज़ीद महंगाई होगी। यार 90% जिनकी 25, 30, 35, 40, 50 हज़ार तनख्वाह है और बाकी 3 करोड़ तो आपने 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार कर दिए, उनका आपने खून तक निचोड़ लिया, हड्डियों का गुर्दा निकाल लिया। और महंगाई कादी साहब क्या होगी आपको अंदाज़ा नहीं है। वज़ीर आज़म को नहीं पता ये क्या लफ्ज़ कह रहे हैं, क्योंकि जिस जगह बैठे थे ये, उसके जो बिजली के बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, एयर कंडीशन चल रहा था, वो सरकार गरीब के खून और पसीने के पैसे थे। वो कह रहे हैं कि हम सुने, अच्छी बात है कि वज़ीर तनख्वाह नहीं लेंगे। मेरे मोहतरम, आपका ये अच्छा कदम है, लेकिन वज़ीर ही आप 15-20 की काबीना बना दो अगर इतने सिंसियर हो। ब्यूरोक्रेसी के पास 20-20 कनाल का घर है, लाहौर जियो और हाली कराए ना, 10-10 मल्ले के हर एक को घर दे, इसमें बनाए जो 3-3 मल्ले के घर, और आम आदमी को दे, ये जो इस मुल्क की 90% आबादी है। कादी साहब, ये जो महंगाई का तूफान, इमरान खान पीछे रह जाएगा। आटा और रोज़मर्रा की अशिया, 2 वक्त का खाना इस हुकूमत के लिए किसी भी बड़े सैलाब, तूफान और जलजले से ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। ये नहीं समझ पा रहे। अच्छा, अब जो कफ़ायत शुमारी की आपने बात की है, तो अब हमारे पास एक और भी तरीका है। अब ये है कि हम स्टेट अराजी जो है वो हम बिल्कुल जिस तरह हमने प्राइवेटाइजेशन 16 आने साफ शफाफ की थी, अब वो बेचेंगे। यार हम तो मिजरी में से भी दिहाड़ी लगा लेते हैं। बहरहाल सुनिए ये क्या कह रहे हैं। इस हुकूमत के तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरिन ख़ुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। बैरून दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज्यादा प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। जो जमीनें जो अब शहरों के वस्त में आ चुकी हैं, उन जमीनों को बेचकर अरबों नहीं खरबों इस कौम को जो बेकारीपन है उस कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ पहुंचे। तो बड़ी साहब, अब ये ज़मीनें कौन खरीदेगा? तुसी लोगे? कारी साहब, सुनता जा शर्माता जा, सुनता जा। नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम कहते थे, मैं अगर ये ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, मैं अच्छी बात करी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज पता करें कि जाती उमरा में कितनी मरीम नवाज पर सिक्योरिटी लगी है। वो ना वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर आला है, ना आर्मी चीफ है, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ना कोई उनके पास सरकारी ओहदा है। और जब वो सरगोदा गई चंबा, उस किसने खाली कराया, किस किस अफसर ने रिसीव किया, किस किस अफसर ने क्या किया। और खुदा के लिए क्यों धोखा दे रहे हो हमें? आप सिर्फ आज पता करा लेना जाती उमरा कितनी सिक्योरिटी है। और भाई सुबह जियो और हाली कराए ना, और एक अफसर के घर का ही सब 10-10 गाड़ियां हैं, एक सेक्रेटरी के घर, एक ग्रेड 20-19 के अफसर के घर, और 40-40 कनाल का। किसी भी जिले में 3 बड़े अफसर होते हैं ना, DPO, DC और सेशन जज। सिर्फ आप उनके घरों को 10-10 मरले तक ले आए। GOR में हर सरकारी अफसर को 10 मरले का घर दे, इधर बनाए 3 मरले के आम लोगों के लिए जिनकी 25, 30, 40 हज़ार तनख्वाह है, बनाए फ्लैट। इस मुल्क में करें बेरोजगारी खत्म। इस तरह खरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी तो आपके पास है, सारे सरकारी वसाइल तो लगते ही आपकी सिक्योरिटी पे है।
लाहौर में काजी साहब इधर आंखों में आंखें डाल के देखे, 2.25 करोड़ के लिए 26 या 28 हज़ार पुलिस है और उनमें से 5,500 इन लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी दे रही है। और मेरे लिए तो 500 बंदों के लिए एक पुलिस वाला है और अच्छा, इनके एक के लिए 3,000 है। एक और मैं शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको। आज जो उन्होंने कहा, तोशा खाना का भी आज फैसला हुआ है। आज सिर्फ $300 का जो तोहफा है वो रख सकेंगे, बाकायदा कानून पर अमल करते हुए। उससे ऊपर का जो तोहफा है वो जमा हो जाएगा और वो पास हम नहीं रख सकेंगे, मुझ समेत पूरी काबीना। और तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो हम कौम के सामने उसको पब्लिक कर रहे हैं। तोशा खाना में तोहफे दिए जाते हैं जो अदलिया के, जहाँ तक मुझे इल्म है, हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनको जो तोहफे मिलते हैं वो तोहफे यहाँ नहीं आते। जी, इन्हें सवाल किया गया था इसमें भाग के आपने मुराद की थी, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आज़म है, आप अस्करी इदारों को भी कहे भाई एक प्लाट से ज़्यादा नहीं लेना, आप जुडिशरी को भी कहें एक प्लाट से ज़्यादा नहीं लेना। जिस मुल्क का जब किसान, मजदूर, आम शहरी, क्लर्क, नौजवान खुशहाल हुआ उस दिन मुल्क रोजगार होगा। हाँ, शोहदा के लिए आप 10 गुना मुराद बढ़ा दें, हम खुश हैं हमारे शोहदा के लिए, हमारी पाक फौज हो या पुलिस हो। एक साहब को रिटायरमेंट के बाद ही 8 लाख पेंशन मिल रही है और 98% लोगों की इनकम 25,000 30,000 है। आप कैसे इस मुल्क को काजी साहब खुशहाल कर सकते हैं? माफ़ी चाहूँगा काजी साहब, ऐलानात ना करें। मैंने कहा GRO खाली कराया ना सुबह। सिर्फ मुझे क्लोजिंग करनी है भट्टी साहब, और सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं दोबारा कोट करूँगा, बार इसकी कोट करूँगा, बात अहम है। UNDP की स्टडी 17 बिलियन से लेकर $23 बिलियन इस शराफिया की पर हम खर्च करती है। जिस मुल्क की गरीब आवाम, हमें कोई IMF नहीं चाहिए, हमें निजात चाहिए जो हम पर मुसल्लत हैं। लगता तो यही। इजाज़त दें, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था, अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।